Hello everybody, I welcome you all to the PYQ series. पार्ट वन जिसमें हमने नेशनल इमरजेंसीज, प्रेसिडेंट रूल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में पढ़ा था। उस पार्ट में कोई इशू आ गया था, सो मुझे वो डिलीट करना पड़ा एंड आई एम री रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर। ठीक है, तो फटाफट से एक बार देख लेते हैं कि हमने कौन सा क्वेश्चन उस पार्ट में डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये पार्ट वन जो है ये हमने डिस्कस किया था। क्या क्वेश्चन है? व्हाट आर द थ्री टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज दैट कैन बी प्रोक्लेम्ड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो प्रेसिडेंट की इमरजेंसी पावर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो ये जो पार्ट है ये है पार्ट 1A, इसके बाद आएगा पार्ट 1B। ठीक है, तो इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा पार्ट 1A में नेशनल इमरजेंसी, सब कुछ इसमें हम पढ़ेंगे। पार्ट 1B जो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट रूल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में। ठीक है, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले तो देखिए हमें यही पता होना चाहिए कि जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहाँ पर गिवन है और इनको इंक्लूड किया क्यों गया। ठीक है, तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनके दिमाग में क्या आया होगा, क्या रैशनल था बेसिकली इन प्रोविजंस को इंक्लूड करने का। तो हमें पता है कि पार्ट 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये इमरजेंसी प्रोविजंस गिवन है, आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 तक। ठीक है, अगर हम बात करें कि भाई क्यों इंक्लूड किया गया था, तो सिंपल ये है कि अगर कोई भी एबनॉर्मल सिचुएशन कंट्री के अंदर अराइज होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उससे अफेक्टिवली डील कर पाए, इसके लिए क्या है ये इमरजेंसी प्रोविजंस इंक्लूड किए गए थे। ठीक है, तो सिंपल सी बात यह है कि अगर कंट्री की सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी या फिर सिक्योरिटी, इन सबको खतरा है, ठीक है, तो इन सब खतरे से डील करने के लिए ये इमरजेंसी प्रोविजंस इंक्लूड किए गए थे। ठीक है, तो इन प्रोविजंस के अंदर ना हमें थ्री टाइप्स ऑफ इमरजेंसी जो है वो गिवन है। ठीक है, एक होती है हमें पता है कि नेशनल इमरजेंसी, एक हम कहते हैं प्रेसिडेंट रूल एंड जो थर्ड है वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, तो अगर हमारी कंट्री के अंदर, ठीक है, क्या हो रहा है, किसी दूसरी कंट्री के साथ हमारी वॉर हो गई है या फिर बाहर से कोई कंट्री क्या कर रही है, अग्रेशन शो कर रही है, या फिर कंट्री के अंदर ही क्या हो गया है, आर्म्ड रेबिलियन, यानी कि लोगों ने हथियार उठा लिए हैं और सरकार के खिलाफ हो गए हैं या कोई भी रीज़न है, इसको हम कहते हैं आर्म्ड रेबिलियन। ठीक है, तो अगर इन तीनों में से कोई भी सिचुएशन है तो उस सिचुएशन से डील करने के लिए जो इमरजेंसी लागू की जाती है उसे हम कहते हैं नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, अब आता है सेकंड टाइप ऑफ इमरजेंसी जिसे हम कहते हैं प्रेसिडेंट रूल। अब होता क्या है कि मान लेते हैं किसी भी स्टेट की अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो चुकी है, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो स्टेट नहीं चल पा रहा है या फिर वो लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो इस केस में क्या होता है, अंडर आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल उस स्टेट के अंदर डिक्लेयर किया जा सकता है। ठीक है, इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहते हैं या फिर स्टेट इमरजेंसी भी कह देते हैं, लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर इसके लिए इमरजेंसी वर्ड यूज नहीं किया गया है। ठीक है, और ये जो नेशनल इमरजेंसी है ये गिवन है आर्टिकल 352 में। थर्ड टाइप ऑफ इमरजेंसी जो आती है वो आती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब सिंपल से नाम से पता लग रहा है क्या, फाइनेंशियल इमरजेंसी, कि अगर हमारे कंट्री के क्रेडिट या फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को क्या है, खतरा है, तो उस केस में क्या है, फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है अंडर आर्टिकल 360 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब देखिए अब हम पढ़ते हैं कि जो अभी हमने ऊपर ग्राउंड्स पढ़े कि किस किस बेसिस पर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है उनको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो आर्टिकल 352 ही हमने देख ही लिया कि जो प्रेसिडेंट हैं वो क्या कर सकते हैं, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं जब इंडिया की सिक्योरिटी, हमारी कंट्री की सिक्योरिटी या फिर कंट्री के किसी पार्ट की सिक्योरिटी पे खतरा है ड्यू टू वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म्ड रेबिलियन। ठीक है, अब आपको ध्यान ये देना है कि जो प्रेसिडेंट हैं वही डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब प्रेसिडेंट जो हैं वो इंतज़ार नहीं करेंगे इवेंट के होने का, मतलब कि अगर वो सेटिस्फाई हो चुके हैं कि भाई खतरा है
कुछ हो सकता है, तो इस इवेंट के होने से पहले ही क्या कर सकते हैं, वो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं कि भाई अगर मान लेते हैं हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उन्हें पता लग गया कि भाई कोई पड़ोसी बदतमीज देश है वो हम पे अटैक करने वाला है, ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर ही क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। वॉर हुई नहीं है लेकिन भाई उन्हें सेटिस्फाई हो चुके हैं कि वॉर हो सकती है, तो वो डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो इमरजेंसी है ना, इसको भी हम दो कैटेगरीज में पढ़ सकते हैं, एक होता है एक्सटर्नल इमरजेंसी, एक होता है इंटरनल इमरजेंसी। मतलब जब खतरा देश के अंदर से आया है तो वो होती है इंटरनल इमरजेंसी, जब खतरा या डेंजर जो है वो कंट्री के बाहर से आया है तो वो होती है एक्सटर्नल इमरजेंसी, ठीक है। या फिर इन अदर वर्ड्स, अगर वॉर के बेसिस पर या फिर एक्सटर्नल अग्रेशन के बेसिस पर इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है तो वो होती है एक्सटर्नल इमरजेंसी। एंड आर्म रेबिलियन के वजह से अगर इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है तो वो होती है इंटरनल इमरजेंसी, ठीक है। सिंपल है बहुत। चलिए अब देखिए, अब हुआ क्या था कि हमें पता है कि 1975 में, ठीक है, एक इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी, वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल रही, ठीक है। तो उससे हम बेसिकली क्या है, सेफ गार्ड करने के लिए कि भाई आगे जाके और कोई गवर्नमेंट ऐसे मेजर्स ना ले, तो बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स करे गए थे, ठीक है, विद आर्टिकल विद अमेंडमेंट 44th, ठीक है। 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 से बहुत सारे सेफ गार्ड्स इंट्रोड्यूस किए गए थे, वो हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो हुआ क्या था कि जो प्रेसिडेंट है वो क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोक्लेमेशंस भी इशू कर सकते हैं। मतलब कि अगर कोई इमरजेंसी पहले से ही किसी हिस्से में चल रही है, ठीक है, और ऐसी कंडीशन आ गई है कि भाई इमरजेंसी जो है वो दोबारा डिक्लेयर करने की नीड है, तो वो इंतज़ार नहीं करेंगे कि भाई ये इमरजेंसी हम क्या करें, खतरा करें, मतलब ख़त्म होने का वेट करें, ठीक है। तो वो इमरजेंसी और दोबारा डिक्लेयर कर सकते हैं, अगर पहले से कोई इमरजेंसी है नहीं है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। सेकंड, ये जो प्रोविज़न है ना, ये 38th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975 से इंट्रोड्यूस किया गया था, ओरिजिनली नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि जो नेशनल इमरजेंसी है वो पूरी कंट्री पे भी अप्लाई हो सकती है। मान लेते हैं कि भाई अगर हमें पूरी कंट्री की इकोनॉमी को स्लो डाउन नहीं करना है इस नेशनल इमरजेंसी की वजह से, तो क्या कर सकते हैं, कंट्री के किसी पार्ट में भी, सिर्फ एक हिस्से में भी ये इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि भाई पूरी कंट्री पे भी अप्लाई करें, अगर सिर्फ किसी छोटे से हिस्से के अंदर डेंजर है तो सिर्फ उसी एरिया में ये इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये भी जो प्रोविज़न है ये ओरिजिनली नहीं था, इसको भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 से इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है, कि अगर आपको किसी स्पेसिफिक एरिया में अप्लाई करनी है इमरजेंसी तो आप वहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये जो है सेफ गार्ड ये इंट्रोड्यूस किया गया था आफ्टर 1975 इमरजेंसी, ठीक है। क्या सेफ गार्ड है ये, कि ओरिजिनली ना, ये जो वर्ड हमने अभी पढ़ा क्या, आर्म्ड रेबेलियन, ठीक है, ये जो वर्ड हमने पढ़ा ना आर्म्ड रेबेलियन, ओरिजिनली ये आर्म्ड रेबेलियन वर्ड नहीं था, इसके प्लेस पे क्या था, इंटरनल डिस्टर्बेंस। अब पढ़ के ही पता लग रहा है क्या, बहुत ही वेग टर्म है इंटरनल डिस्टर्बेंस। कैसी डिस्टर्बेंस भाई, अगर किसी मोहल्ले की लड़ाई हो गई तो क्या आप उस बेसिस पर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। मान लेते हैं कि भाई ग्रुप ऑफ पीपल हैं, उन्होंने उनकी मतलब कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया है किसी भी पुलिस के साथ, किसी भी स्टेट की पुलिस के साथ, तो क्या इसको इंटरनल डिस्टर्बेंस का टैग देके नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है। तो 1975 में यही हुआ था कि भाई इन्होंने क्या किया था, इसका यूज़ कर लिया था, बहुत ही वेग टर्म है और इमरजेंसी पूरी कंट्री में लागू कर दी थी, ठीक है। तो भाई फिर क्या करा गया, इस इंटरनल डिस्टर्बेंस को रिमूव कर दिया गया, इसकी जगह लाया गया क्या वर्ड, आर्म्ड रेबिलियन, कि भाई जब तक कोई हथियार नहीं उठाए लोग तब तक आप नहीं कर सकते इमरजेंसी डिक्लेयर, वेपन्स जो हैं वो इस्तेमाल होने चाहिए, ठीक है। तो अब पॉसिबल नहीं है कि आप इसी इंटरनल डिस्टर्बेंस का वर्ड यूज़ करके इमरजेंसी डिक्लेयर कर दें, ठीक है। ये बहुत अच्छा सेफ गार्ड था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेफ गार्ड क्या है कि अगर आपके पास पूरी की पूरी कैबिनेट का रिकमेंडेशन आया है
तभी प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकते हैं। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर पे या फिर उनके एडवाइस पे नहीं कर सकते। 1975 में ऐसा ही हुआ था। ठीक है, तो वही है कि 1975 में जो प्राइम मिनिस्टर थी उस टाइम की हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उनके कहने पर उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था प्रेसिडेंट ने। ठीक है, बाद में उन्हें बताया गया कैबिनेट को कि हाँ भाई इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। ठीक है, लेकिन क्या किया गया फिर, इस प्रोविजन को डिलीट कर दिया गया बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। ठीक है, तो ये सेफ गार्ड सारे के सारे इस 44th अमेंडमेंट से ही लाए गए थे। ठीक है, तो अब क्या है, अब पूरी कैबिनेट की रिकमेंडेशन लगेगी, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर पे नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 जो था ना, उसने क्या किया था, ये सेफ गार्ड को इंट्रोड्यूस किया था, ये मैंने आपको बता दिया। तो अब क्या है, प्राइम मिनिस्टर अपनी मर्जी से क्या नहीं कर सकते, ऐसा कोई भी बड़ा फैसला नहीं ले सकते। ठीक, बहुत ईजी है। नेक्स्ट देखिए 38th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975, ये बेसिकली कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी उस टाइम पर, उन्होंने ये प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया था क्या, कि जो नेशनल इमरजेंसी है अगर वो डिक्लेयर कर दी गई है तो उसके अगेंस्ट आप कोई भी जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते, मतलब ये मैटर जुडिशरी के अंदर नहीं आ सकता। लेकिन फिर क्या हुआ, इसको भी डिलीट कर दिया गया। ठीक है, ऑब्वियसली करेंगे डिलीट। हुआ क्या था कि भाई 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 से इसको भी क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। और 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला इन मिनर्वा मिल्स केस कि भाई अगर नेशनल इमरजेंसी आपने डिक्लेयर करी है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू से ये बाहर नहीं है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट कि अगर इमरजेंसी प्रोक्लेम करनी है तो अप्रूवल कहाँ कहाँ से लगेगा। ठीक है, कौन कौन अप्रूव करेगा, कितने लोग अप्रूव करेंगे, वो देख लेते हैं। तो हमें पता है कि हमारे पार्लियामेंट के अंदर दो हाउसेज होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, तो अगर आपको इमरजेंसी प्रोक्लेम करनी है तो दोनों हाउसेस से अप्रूवल लगता है विद इन 1 मंथ, कि भाई जिस भी डेट को आपने इशू करा उसके 1 महीने के अंदर अंदर आप दोनों हाउसेस से क्या करवा लो, उसे अप्रूव करवा लो। ठीक है, अगर अप्रूव करवा लेते हैं तो इमरजेंसी जो है वो लागू हो सकती है, नहीं मिला अप्रूवल तो नहीं हो सकती। ओरिजिनली ये जो 1 मंथ का टाइम था ना, इसकी जगह क्या था, 2 मंथ्स। ठीक है, लेकिन 2 महीने क्या है, बहुत ही लंबा टाइम पीरियड है ना, तो इसको भी क्या करा, छोटा कर दिया बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, अब मान लेते हैं क्या कि ये जो प्रोक्लेमेशन है ये ऐसे टाइम पर आया है जब लोकसभा डिसॉल्व हो चुकी है। ठीक है, या फिर इस 1 मंथ के पीरियड में ही लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है विदाउट अप्रूवल। तो उस केस में क्या होगा कि जब भी नई लोकसभा की फर्स्ट सिटिंग होगी, उस फर्स्ट सिटिंग के 30 डेज बाद तक ये इमरजेंसी जो है वो चलेगी। अगर इन 30 डेज में लोकसभा ने अप्रूव कर दिया तो वो कंटिन्यूशन होगा, नहीं हुआ तो वो वहीं खत्म। कंडीशन ये भी है कि इस टाइम पीरियड के बीच में राज्यसभा से अप्रूवल मिल गया हो। ठीक है, वेरी इजी। अब देखिए अगर मान लेते हैं कि भाई दोनों हाउसेस से अप्रूवल मिल गया तो जो इमरजेंसी है ना वो 6 मंथ तक चलती है। ठीक है, और इसको पार्लियामेंट के द्वारा इनडेफिनेट पीरियड तक एक्सटेंड किया जा सकता है आफ्टर एवरी 6 मंथ्स, कि हर 6 महीने में क्या है, पार्लियामेंट्री अप्रूवल लगेगा और फिर आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रोविजंस को भी ना कि भाई हर 6 महीने में क्या लगेगा, पार्लियामेंट्री अप्रूवल, इसको भी इसी अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था। ओरिजिनली नहीं था कि भाई, ओरिजिनली क्या था कि एक बार पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया तो वो जब तक एग्जीक्यूटिव चाहे, यानी जब तक कैबिनेट की मर्जी हो तब तक ये इमरजेंसी चलती रहेगी। तो भाई उनकी तो कभी मर्जी होगी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, तो वही जो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि भाई अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो वही कि लोकसभा की फर्स्ट सिटिंग से 30 डेज तक रहेगा टाइम पीरियड, उसमें इन्हें क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूएशन को अप्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, अगर इन्होंने कंटिन्यूएशन को अप्रूव नहीं करा तो वहीं खत्म। कंडीशन वही है कि राज्यसभा इन द मीन टाइम उसे अप्रूव कर दे। ठीक है, अब
क्या ये कंटिन्यूएशन जो है, ठीक है, इसके लिए ऐसे ही नॉर्मल मेजॉरिटी लग जाती है? नहीं, क्या लगती है? स्पेशल मेजॉरिटी। अब ये क्या होती है, ये हम पार्लियामेंट वाले चैप्टर में पढ़ते ही हैं। सबसे पहले तो क्या, मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप, के भी जितने मेंबर्स हैं उनकी जो मेजॉरिटी है वो, यानी कि 50% प्लस। नेक्स्ट क्या है, 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, कि भाई 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट हो और वोट किया हो। ये होती है इन दोनों को मिला के क्या, स्पेशल मेजॉरिटी। और इस स्पेशल मेजॉरिटी को भी इसी सेफ गार्ड से इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, ये जो एक्ट है इसको हम सेफ गार्ड एक्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर हम अपनी भाषा में बात करें तो, क्योंकि 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 से इस स्पेशल मेजोरिटी को अप्रूव किया गया था। पहले क्या था, सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, कि भाई सिंपल मेजोरिटी मिल गई, हाँ ठीक है भाई, इमरजेंसी कंटिन्यू करते रहो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर इसको इमरजेंसी को हमें क्या करना है, रिवोक करना है। रिवोक का मतलब क्या है, खत्म करना है। तो इसके लिए कोई पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं चाहिए। प्रेसिडेंट का मन करेगा तो वो रिवोक कर सकते हैं जब वो चाहे। ठीक है, पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं, क्योंकि खत्म होगी तो भाई अच्छी बात है ना, नॉर्मल सिचुएशन जो है कंट्री के अंदर डेवलप होगी, तो इसके लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं चाहिए होता। ठीक है, और इसके साथ क्या है कि अगर लोकसभा क्या कर दे, एक रेजोल्यूशन पास कर दें कि भाई अब हम नहीं चाहते कंटिन्यूशन, तो भी प्रेसिडेंट को क्या करना पड़ेगा, इस इमरजेंसी को रिवोक करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। इस सेफ गार्ड को भी कब इंट्रोड्यूस किया गया था, बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। ठीक है, तो बेसिकली इस इमरजेंसी से ना 1975 वाली से सबक सीख लिया था आने वाली गवर्नमेंट से। तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारी चेंजेस किए बाय दिस एक्ट, कि आगे जाके कोई भी गवर्नमेंट इस तरीके से गलत इस्तेमाल ना करे इन पावर्स का। ठीक है, अब देखिए क्या, कि पहले क्या था कि जो इमरजेंसी की रिवोकेशन है ना, वो प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से करते थे, लोकसभा के पास कोई भी कंट्रोल नहीं था। लेकिन अब क्या है, लोकसभा के पास कंट्रोल है बाय दिस एक्ट, कि अगर वो कह देते हैं, रेजोल्यूशन पास कर देते हैं, तो प्रेसिडेंट को रिमूव करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 से क्या हुआ था कि अगर 1/10 मेंबर्स लोकसभा के एक रिटन नोटिस दे देते हैं स्पीकर को या फिर प्रेसिडेंट को, अगर हाउस सेशन में नहीं है तो फिर प्रेसिडेंट को ही देना पड़ेगा ना, तब तो स्पीकर को नहीं दे पाएंगे। तो अगर 1/10 मेंबर क्या है, अगर नोटिस दे देते हैं तो एक स्पेशल सिटिंग हाउस की बुलानी पड़ती है विदिन 14 डेज, कि भाई आओ एक बार डिस्कस कर लेते हैं, कंटिन्यूशन करना है या नहीं करना, बहुत नुकसान हो रहा है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ओरिजिनली भी क्या था, ये प्रोविजन नहीं था, इसको भी 44th ही इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब ये तो डिफरेंस ये है कि भाई अगर डिसअप्रूव करना है कंटिन्यूएशन तो क्या है, और अगर अप्रूव करना है तो क्या है, ये हमने अभी ऊपर पढ़ लिया है। अब हम पढ़ते हैं क्या, अफेक्ट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि नेशनल इमरजेंसी के अफेक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये जो अफेक्ट्स है ना, इनको हम बेसिकली 3 हेडिंग्स में पढ़ सकते हैं। सबसे पहला क्या है, सेंटर स्टेट रिलेशंस। सेकंड, अफेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली। थर्ड है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर अफेक्ट्स। ठीक है, तो इन तीनों चीजों पर क्या अफेक्ट होता है, इस हेडिंग्स में हम क्या पढ़ेंगे, अफेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या, कि भाई सेंटर स्टेट रिलेशन की अगर हम बात करें तो उस पर क्या अफेक्ट होता है। ठीक है, तो सेंटर स्टेट रिलेशन बेसिकली 3 रिलेशन हो सकते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई एग्जीक्यूटिव रिलेशन पे क्या फर्क पड़ता है। तो जब भी नेशनल इमरजेंसी जो है वो प्रोक्लेमेशन में है, तो क्या है, सेंटर क्या कर सकता है, स्टेट को ऑर्डर दे सकता है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दे सकते हैं कि भाई आप अपनी पावर्स को इस तरीके से ही इस्तेमाल करोगे जो हमने आपको बता दिया। ठीक है, अपनी मर्जी से कुछ भी आप नहीं कर सकते। नॉर्मल टाइम्स में क्या होता है कि भाई सेंटर की अपनी पावर है और स्टेट की अपनी पावर, लेकिन इमरजेंसी में ऐसा नहीं होता। ठीक है, कि वो उन्हें एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन दे सकते हैं, कौन, सेंटर टू स्टेट, और उन्हें मानना भी पड़ता है। ठीक है, तो इधर से क्या है कि जो असेंबलीज है ना, बेसिकली जो एग्जीक्यूटिव है, स्टेट एग्जीक्यूटिव है, उन्हें सस्पेंड नहीं किया गया है, लेकिन वो सेंटर के कंट्रोल में आ चुके हैं। नेक्स्ट आता है लेजिस्लेटिव। अब देखिए होता क्या है कि जब भी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करी हुई है किसी भी
पार्ट में, ठीक है, या फिर कंट्री के अंदर, तो पार्लियामेंट के पास क्या है, पावर आती है कि वो स्टेट लिस्ट के ऊपर भी लॉज बना सकते हैं। हमें पता ही है क्या कि जो 7th शेड्यूल है हमारा, उसके अंदर 3 लिस्ट गिवन है। एक है स्टेट लिस्ट, एक है यूनियन लिस्ट, एक है कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन अपने इस लिस्ट पे बनाता है लॉ, स्टेट इस पे बनाता है, कॉन्करेंट पे दोनों बनाते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के ऊपर भी लॉज बना सकता है, ठीक है। वही है कि भाई स्टेट लेजिस्लेचर को सस्पेंड नहीं किया गया है, लेकिन पार्लियामेंट के पास ना ओवर राइडिंग पावर आ गई है कि स्टेट लॉज को वो बाईपास कर सकते हैं। थर्ड क्या है कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो सस्पेंड हो गया एक तरह से, ये हमने यहाँ पर देख ही लिया, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वो यूनिटरी हो गया है, फेडरल से यूनिटरी हो गया है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्या कि अगर पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाती है स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, वो इमरजेंसी ख़त्म होने के 6 महीने बाद तक ही रहते हैं, उसके बाद वो इनऑपरेटिव हो जाते हैं, ठीक है। मतलब अगर आज नेशनल इमरजेंसी ख़त्म कर दी गई तो आज से 6 महीने तक वो लॉज रहेंगे, उसके बाद दे सीज टू ऑपरेट, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्या कि अगर इमरजेंसी ऑपरेशन में है तो प्रेसिडेंट स्टेट सब्जेक्ट्स के ऊपर ऑर्डिनेंस भी इशू कर सकते हैं, ठीक है, अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो। वैसे नॉर्मल डेज में क्या होता है, वो सिर्फ यूनियन के सब्जेक्ट्स में कर सकते हैं ऑर्डिनेंस इशू, लेकिन अगर नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन में है तो वो स्टेट के सब्जेक्ट्स में भी ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं, ठीक है। और फिर क्या है, पार्लियामेंट जो है वो सेंटर को या फिर सेंटर के ऑफिसर्स को ड्यूटीज भी दे सकते हैं कि भाई हमने स्टेट के ऊपर ये लॉ बनाया है तो इससे रिलेटेड आपकी ये ड्यूटी है और उन्हें परफॉर्म करनी पड़ती है, ठीक है। अब क्या है कि जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 वाला था ना, उसमें क्या थे, उसमें बेसिकली 2 कॉन्सिक्वेंसेस थे, ठीक है। क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, 2, कौन कौन से, ये मैं बताइए, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। अब इसका मतलब क्या है कि भाई ये जो प्रोविजंस हैं ये सिर्फ और सिर्फ उस स्टेट के लिए नहीं है जहां पर इमरजेंसी ऑपरेशन में है, बाकी स्टेट्स के लिए भी है। कौन कौन से, ये एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं क्या, फाइनेंशियल रिलेशंस। तो ये तो सिंपल ये क्या कि भाई नेशनल इमरजेंसी अगर ऑपरेशन में है तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, रेवेन्यूज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट उसको दोबारा से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। मतलब कि जो प्रेसिडेंट हैं वो क्या करें, या तो रिड्यूस कर दें ट्रांसफर ऑफ रेवेन्यूज, ठीक है, या फिर कैंसिल भी कर सकते हैं कि भाई सेंटर से स्टेट को अब फाइनेंसेस नहीं पहुंचेंगे, ठीक है। अब क्या है कि अब कब तक चलेगा भाई ये जो रूल है, तो कब तक चलेगा, सिंपल कि भाई जिस भी ईयर के अंदर आपने इमरजेंसी डिक्लेयर करी थी उस ईयर का जो फाइनेंशियल ईयर होगा, ठीक है, तब तक रहेगी, उसके बाद फिर वो खत्म हो जाती है, ठीक है। मतलब कि अगर मान लेते हैं कि 2026 में इमरजेंसी जो है वो लगा दी जाए, ठीक है, तो हमें पता है कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है क्या, फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो ये 31 मार्च से चलेगा नेक्स्ट ईयर तक, फिर जो है ये प्रोविजन खत्म हो जाएगा, ठीक है। और ये जो ऑर्डर आता है ना प्रेसिडेंट का, ये ऐसे ही अपनी मर्जी से नहीं ला सकते, इस ऑर्डर को पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के सामने रखना पड़ता है, ठीक है, फिर वहाँ आगे डिस्कशन वगैरह जो भी होना होता है वो होता है, ठीक है। तो सेंटर स्टेट रिलेशंस में इतना ही था। नेक्स्ट आता है क्या, नेक्स्ट इफेक्ट आता है अफेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली। अब इसका मतलब देखिए क्या है, होता क्या है कि अगर नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन में है तो लोकसभा की लाइफ, जो नॉर्मल लाइफ क्या होती है 5 ईयर्स, इन 5 ईयर्स से ज़्यादा एक्सटेंड करी जा सकती है, ठीक है, बाय लॉ बाय द पार्लियामेंट। होगा क्या कि हर बार 1 साल के लिए एक्सटेंड करी जा सकती है फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम, कि जब तक कंडीशन नॉर्मल नहीं होती तब तक क्या कर सकते हैं, इसको हर बार 1 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि भाई इमरजेंसी जो है वो समाप्त हो चुकी है, तो उसके 6 महीने बाद तक, 6 मंथ्स बाद तक क्या रहता है, ये लाइफ रहती है, उसके बाद खत्म, ठीक है।
यहाँ पर हमें देख रहा है कि भाई 1971 से लेकर 1977 तक जो 5th लोकसभा थी वो चली थी। नॉर्मल 5 ईयर्स होता है, ठीक है, लेकिन इसमें काफ़ी लंबी चली गई थी, ठीक है, 2 बार उन्हें बढ़ाया गया था, ठीक है, 2 टाइम्स बाय 1 ईयर। सिमिलरली क्या है कि जो पार्लियामेंट है वो स्टेट लेजिस्लेचर का भी जो नॉर्मल टेन्योर है उसको इंक्रीज कर सकती है, वही से बाय 1 ईयर ईच टाइम, ठीक है, कितने भी टाइम तक, जब तक कंडीशन नॉर्मल नहीं होती, ठीक है। वही, और वो प्रोविजन इसमें भी है कि अगर इमरजेंसी आज खत्म हो जाती है तो उसके 6 मंथ तक, आज से 6 महीने बाद तक क्या है ये प्रोविजन रहेगा, उसके बाद खत्म, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, अफेक्ट्स ऑन फंडामेंटल राइट्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझेंगे। तो आर्टिकल 358 एंड 359 में डिस्क्राइब किया गया है क्या, कि नेशनल इमरजेंसी का जो अफेक्ट है वो फंडामेंटल राइट्स पे क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे क्या, कि आर्टिकल 358 में क्या गिवन है कि जब भी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करी जाती है तो आर्टिकल 19 के अंदर जो 6 फंडामेंटल राइट्स है ना वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं, कोई भी सेपरेट ऑर्डर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। 6 फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं इसमें, SAU 100 MRP, ठीक है, यानी कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट कैसा है ये, असेंबली, फ्रीडम ऑफ असेंबली, ये क्या है, यूनियन एंड एसोसिएशंस, फ्रीडम टू मेक यूनियन एंड एसोसिएशंस, ये क्या है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ये है फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, कि आप भाई कंट्री में कहीं भी डिसाइड कर सकते हो, ये है क्या, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ठीक है। तो ये 6 फंडामेंटल राइट्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं, इनके लिए कोई भी ऑर्डर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। आर्टिकल 359 में क्या गिवन है, तो भाई प्रेसिडेंट के पास ये अथॉरिटी है अंडर आर्टिकल 359 कि वो क्या कर सकते हैं, किसी भी फंडामेंटल राइट का एनफोर्समेंट रोक सकते हैं, मतलब कि फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं होंगे, लेकिन अगर वो वायलेट होते हैं तो आप उसकी रेमेडी सीक नहीं कर सकते, मतलब आप कोर्ट नहीं आ सकते, ठीक है। सिंपल क्या है, फंडामेंटल राइट्स वो सस्पेंड नहीं हुए हैं, बस उनका जो ऑपरेशन है, जो एनफोर्समेंट है वो सस्पेंड हो जाता है, ठीक है। और सस्पेंड सिर्फ उन्हीं राइट्स का होगा जो राइट्स प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में गिवन है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ने ऑर्डर निकाला है उसमें जो भी फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन लिखा हुआ, सॉरी उनके एनफोर्समेंट का सस्पेंशन लिखा होगा, सिर्फ वही राइट्स एनफोर्समेंट सस्पेंड होता है, बाकियों का नहीं होता, ठीक है। और ये जो सस्पेंशन है एनफोर्समेंट का, ये इमरजेंसी के टाइम तक ही रहता है, कि जब तक चलेगी इमरजेंसी, या फिर उससे कम टाइम के लिए भी हो सकता है, एज मेंशन इन द ऑर्डर, जो भी जैसा भी ऑर्डर में होगा। और ये जो ऑर्डर है इसे बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के सामने रखना पड़ता है फॉर अप्रूवल, पार्लियामेंट से अप्रूवल आएगा तभी क्या कर सकते हैं, एनफोर्समेंट सस्पेंड कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, कि जब भी इमरजेंसी ऑपरेशन में है, ठीक है, तो स्टेट का है फ्री हो जाता है एक तरह से, कि भाई आर्टिकल 19 में जितने भी आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं उससे आप बिल्कुल फ्री हो चुके हो, ठीक है। और जो स्टेट है वो कोई भी कानून बना सकता है, बेशक वो क्या कर रहा हो, आर्टिकल 19 को वॉयलेट कर रहा हो या फिर उसको एब्रिज कर रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कि ऐसा कोई भी एक्शन या ऐसा कोई भी लॉ जो आर्टिकल 19 को सस्पेंड करने के लिए लिया गया था या फिर इसके अगेंस्ट लिया गया था ड्यूरिंग इमरजेंसी, तो भाई इसको क्या नहीं कर सकते, इसको चैलेंज नहीं कर सकते ऑन ग्राउंड्स ऑफ इनकंसिस्टेंस ऑफ आर्टिकल 19, कि भाई आर्टिकल 19 को ये फॉलो नहीं कर रहा था, इस वजह से क्या है, आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब सिंपल क्या है कि अब जब भी इमरजेंसी खत्म होगी आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली रिवाइव हो जाता है, ठीक है। इसके लिए कोई भी ऑर्डर वगैरह नहीं लगता, ना ही सस्पेंड करने के लिए ना ही रिवाइव करने के लिए, ठीक है। और क्या है, आर्टिकल 19 के अगेंस्ट जो भी लॉ बनता है ड्यूरिंग इमरजेंसी वो भी खत्म हो जाता है इमरजेंसी खत्म होने के बाद, ठीक है। तो सिंपल समय क्या पता लग रहा है कि इमरजेंसी खत्म भी हो जाएगी, उसके बाद भी क्या नहीं कर सकते आप, इससे रिलेटेड रेमेडी नहीं ले सकते, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब क्या है कि अगर
प्रेसिडेंशियल ऑर्डर फोर्स में है, ठीक है। तो जो स्टेट यानी कि जो गवर्नमेंट है वो क्या कर सकते हैं, लॉ बना सकते हैं कोई भी, और किसी भी तरीके का एग्जीक्यूटिव एक्शन ले सकते हैं, और उस ऑर्डर के अंदर जो भी फंडामेंटल राइट्स मेंशन होंगे उनको टेक अवे कर सकते हैं, उनको वापस ले सकते हैं, ठीक है। मतलब ये वो फंडामेंटल राइट्स फिर आप एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और ऐसे लॉ को चैलेंज भी नहीं कर सकते ऑन ग्राउंड्स ऑफ कि भाई ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ था, ठीक है। अब जब ये ऑर्डर ख़त्म होता है, ठीक है, तो लॉ भी जो बनाया गया था वो भी क्या है, ख़त्म हो जाता है, उसका इफेक्ट ख़त्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन कोई भी हमारे पास रेमेडी नहीं बचती है कि हाँ भाई हम उसको जाके फिर कोर्ट्स में एक्सरसाइज कर पाएँ, ठीक है। अब देखिए, अब फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट हो रही है तो 44th अमेंडमेंट एक्ट से कुछ सेफगार्ड्स इसके लिए भी इंट्रोड्यूस किए गए होंगे, तो वो हम देख लेते हैं कि 44th अमेंडमेंट एक्ट से क्या हुआ था कि आर्टिकल 358 का जो स्कोप था उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया था, उसको कम किया गया था दो तरीकों से। सबसे पहला क्या कि जो 6 फंडामेंटल राइट्स है ना आर्टिकल 19 के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ आप तो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर ही सस्पेंड कर सकते हो, वो भी अगर वॉर के बेस पर लगाई गई है या फिर एक्सटर्नल अग्रेशन के बेस पर लगाई गई है। अगर ये इमरजेंसी आर्म रेबिलियन के बेस पर है तो आप आर्टिकल 19 को सस्पेंड नहीं कर सकते। सेकंड क्या है कि इमरजेंसी से रिलेटेड अगर जो लॉज हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को प्रोटेक्शन है, ठीक है, सिर्फ उन्हीं को चैलेंज नहीं किया जा सकता, बाकी लॉज को किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि आर्टिकल 359 को किस तरीके से रिस्ट्रिक्ट किया गया था अंडर 44th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। देखिए क्या है कि जो प्रेसिडेंट है वो क्या नहीं कर सकते, आर्टिकल 20 एंड 21, ये बताइए आर्टिकल 20 क्या है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, और आर्टिकल 21 तो हमें पता ही है क्या, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 के लिए क्या कर सकते हैं, हम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। मतलब कि प्रेसिडेंट इन दोनों का एनफोर्समेंट नहीं सस्पेंड कर सकते, ठीक है, बाकी फंडामेंटल राइट्स का कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हमें पड़ गया कि भाई इमरजेंसी से रिलेटेड जो लॉज होंगे सिर्फ उन्हीं को चैलेंज नहीं किया जाता, बाकी को कर सकते हैं। अब देखिए कि इसमें हमें बता रखा है कि इमरजेंसी कब कब डिक्लेयर की गई थी। तो बेसिकली 3 टाइम्स इन इंडियन इंडिपेंडेंस हिस्ट्री इमरजेंसी डिक्लेयर करी गई थी, पहले 62 में, 71 में एंड 75 में। और हमें पता ही है कि 75 वाली तो सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल रही। तो 62 में हम देख लेते हैं क्या कि अक्टूबर 1962 को पहली बार इमरजेंसी डिक्लेयर करी गई थी। हुआ क्या था, चाइनीज़ अग्रेशन था, हमें पता है कहाँ, हमारे अरुणाचल प्रदेश के अंदर। पहले उसका नाम क्या था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। तो अरुणाचल प्रदेश में हुआ क्या था कि भाई चाइनीज़ अग्रेशन था, तो तब इमरजेंसी डिक्लेयर करी गई थी। और कब तक रही थी, टिल जनवरी 1968 में। अब 68 से चली थी, तो हमें पता है क्या कि जब 65 में पाकिस्तान के साथ हमारी वॉर हुई थी तो एक फ्रेश इमरजेंसी डिक्लेयर करने की नीड नहीं पड़ी, क्योंकि ये पहले से ही कंटिन्यूशन में थी। नेक्स्ट क्या है, जो सेकेंड इमरजेंसी है वो डिक्लेयर गई थी 71 में। बता कि अटैक हुआ था पाकिस्तान की तरफ से, तब ये इमरजेंसी डिक्लेयर करी गई थी, ठीक है। अब जो थर्ड इमरजेंसी है, ठीक है, वो करी गई थी 75 में। ये तो बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल रही, ठीक है। और ये सेकेंड इमरजेंसी एंड ये थर्ड इमरजेंसी, ये दोनों की दोनों ही रिवोक करी गई थी मार्च 1977, ठीक है। मतलब ये ऑपरेशन में थी ही, इसके बाद एक और थर्ड इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है, और इन दोनों को फिर रिवोक किया गया था मार्च 77 पे, ठीक है। तो जो हमने देखा अभी कि 62 एंड 71 वाली, वो तो एक्सटर्नल अग्रेशन के बेस पर ही इम्पोज करी गई थी, प्रोक्लेम करी गई थी। लेकिन जो थर्ड थी 75 वाली, उसको इंटरनल डिस्टर्बेंस बोल के इसका हवाला देते हुए
इम्पोज कर दी गई थी कि भाई कुछ लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, पुलिस को या फिर आर्म फोर्सेस को अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करने नहीं दे रहे हैं, नॉर्मल फंक्शन नहीं हो पा रही है, इस बेस पर कर दी डिक्लेयर इमरजेंसी। ठीक है, तो ये बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल रही। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। तो फिर इस 75 वाली जो इमरजेंसी है, इसकी कंट्रोवर्सी को देखते हुए क्या हुआ था, 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 इनैक्ट किया गया था और बहुत सारे सेफगार्ड्स इंट्रोड्यूस किए गए थे इमरजेंसी प्रोविजंस के अगेंस्ट कि भाई इसका मिसयूज ना हो। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम क्या पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।